अपने पिछली क्लास को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और पिछली क्लास में जो हमने लास्ट में देखा था किस प्रकार से गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो शाह का वध कर दिया मतलब हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली की सल्तनत पे अधिकार कर लिया और सल्तनत पर अपने एक राज्य स्थापित किया। ये परिस्थितियाँ जो थी हमने देखा ये कि 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद में 4 साल का जो समय था बहुत ही ट्रांजिशन फेज़ वाला था 1316 से लेकर 1320 तक का, जिसमें कि सियाबुद्दीन उमर, उसके बाद में खुसरो के पहले मुबारक खिलजी और मुबारक खिलजी के बाद में खुसरो खां, ये शासक बनते हैं। लेकिन ये पूरा ट्रांजिशन फेज था, कोई भी स्थायित्व को प्राप्त नहीं कर सका और ऐसी अवस्था में गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, खुसरो शाह की हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली का शासन संभाला। लेकिन दिल्ली के शासन संभालते उसके सामने चुनौतियां बहुत ज़्यादा थीं। चुनौतियां इस तरह से बहुत ज़्यादा थीं कि उसके जो सिंध और मुल्तान जो थे नाम मात्र के उसके अधिकार क्षेत्र में रह गए। गुजरात में और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बहुत सारे विद्रोह होने लगे और इसके अतिरिक्त जो था खुसरो शाह ने अपने आप को अमीर वर्ग और उलेमाओं से अपनी शासन की रजामंदी प्राप्त करने के लिए, अपने प्रति समर्थन प्राप्त करने के लिए इतना ज़्यादा उन लोगों को खजाना से इतना ज़्यादा धन लुटाया कि खजाना खाली हो गया। आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई और इस परिप्रेक्ष्य में गयासुद्दीन तुगलक क्या होता है, गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठता है और उसके सामने चुनौतियां बहुत ज़्यादा थी। लेकिन उसने अपने बुद्धिमानी और विवेकपूर्ण तरीके से सारी चुनौतियों और परिस्थितियों से निपटा और अपने शासन को अच्छे से संभाला और प्रशासन को चुस्त दुरुस्त किया। इस बुद्धिमानी और शासनपूर्ण प्रशासनिक काम के लिए अमीर खुसरो ने इसके बारे में विशेष रूप से कहा कि अपनी पुस्तक तुगलकनामा में अमीर खुसरो ने लिखता है कि उसमें कुछ भी उसने ऐसा कार्य नहीं किया जो कि बुद्धिमत्ता और पांडित्य के विपरीत हो, मतलब कि उसने सारे कार्य विवेकपूर्ण तरीके से किए। एक कोटेशन और उसके लिए अमीर खुसरो लिखता है कि उसके राजमुकुट के नीचे 100 पंडितों के बराबर बुद्धिशाली विवेक था। सिरोधार्य वस्त्र बुद्धिपूर्ण जो सिर था धारण किया करता था। तो ये जो बातें थी गयासुद्दीन तुगलक के लिए विशेष रूप से लिखी गई। एक्चुअली मैं बात करूंगा कि आखिर गयासुद्दीन तुगलक का बैकग्राउंड क्या था। गयासुद्दीन तुगलक का जो उत्कर्ष होता है एक बहुत ही बहादुर और वीर सैनिक के रूप में होता है जलालुद्दीन खिलजी के समय। जलालुद्दीन खिलजी ने उसको उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांतों में नियुक्त किया और बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी वीरता को और इसकी बहादुरी को देखा और उसको दीपालपुर के सूबेदार नियुक्त कर दिया। गयासुद्दीन तुगलक ने अपनी वीरता से मंगोलों के कई आक्रमण को विफल किया और जैसा कि बर्नी लिखता है कि इसने 28 बार मंगोलों को हराया। और ये आंकड़ा कई विद्वानों के अनुसार अप डाउन हो सकता है, लेकिन ये बात निश्चित पूर्ण से तथ्य सही है, निश्चित रूप से सत्य मान सकते हैं कि इसने कई बार मंगोलों के आक्रमण का सामना किया और उनको पराजित किया। और इसी कारण से उसने गाजी मलिक की उपाधि भी धारण की और गाजी की उपाधि धारण करने वाला वह पहला तुर्क शासक था, गाजी मलिक। और इसको जो बोला जाता है पश्चिमी सीमांत प्रांत का सूबेदार भी बोला, सीमांत प्रांत का पहरेदार भी बोला जाता है, पश्चिमी सीमा का पहरेदार बोला जाता है, अन्य नामों से भी इसको जाना जाता है। उसके बाद में हम यदि आगे बात करें तो इसके अन्य काम, जो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा जनता के कल्याणकारी और हितपूर्ण तरीके से किए इसने एक्चुअली जब खुसरो शाह ने खजाना लुटाया तो उसके बाद जब यह गद्दी पर बैठा 1325 ईस्वी में, जब यह गद्दी पर 1320 ईस्वी में जब यह गद्दी पर बैठता है तो इसने क्या किया, सभी लोगों से भूमि और धन वापस करने के लिए सबको कहा कि जो भी शासन का धन आपने पाया है या अर्जित प्राप्त किया है उसको वापस किया जाए। और यहाँ तक कि उसने जनता के साथ साथ उसने निजामुद्दीन औलिया को भी यह नोटिस जारी किया, यह बोला कि इसके धन को वापस करिए। 5 लाख रुपए जो आपको खुसरो शाह ने दिए हैं वह शासन का है और सल्तनत का है, उसको वापस किया जाए। तो इस प्रकार से उसने, और साथ में उसके बाद उसने सैनिकों का सैन्य सुधार किए। सैन्य सुधार के लिए उसने सैनिकों का हुलिया रखने का एक रजिस्टर तैयार किया जिसमें बाकायदे सैनिकों का हुलिया रखा जाता था। उसके अतिरिक्त उसने सैनिकों के वेतन से होने वाली मुक्ता एवं बली नामक कटौती, 2 कटौतियाँ होती थी, मुक्ता और वली, उन कटौतियों को बंद करा दिया जिससे सैनिकों में उत्साह का संचार हो और वह अच्छे तरीके से युद्ध कर सके। उसके अतिरिक्त जो है उसने बहुत सारे अच्छे काम किए, जैसे कि संचार व्यवस्था का काम, यातायात का तो प्रबंध किया ही, साथ में उसने डाक प्रणाली जो थी, डाक प्रणाली को बहुत मजबूत किया।
उसने प्रति जो ढाक प्रणाली में प्रति 3/4 मील पर जो घुड़सवार जो डाक लेकर जाते थे उनके ठहरने के लिए उसने सराय का निर्माण कराया। उसने किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था कराई और उसने नहरों का जाल बिछवाया। पहला यह तुर्क शासक था जिसने इतने अच्छे तरीके से नहरों का निर्माण कराया और किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई। प्रथम तुर्क, हालांकि आगे आप फिरोज शाह तुगलक में देखेंगे नहरों का जाल उसके समय में दिखाई देता है, लेकिन सबसे पहले किसने कराया आपका मध्यकालीन भारत में गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, उसके बाद में इसने शराब के उत्पादन और बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। शराब के उत्पादन और बिक्री प्रतिबंध लगाने के बाद में एक इसने मुहतसिब नामक जो अधिकारी अलाउद्दीन के समय में था उसने इसमें यहाँ पर विशेष रूप से इस कार्य के नियुक्त कर दिया कि वह जनता में शिष्टाचार और नैतिकता की देखभाल करे और उनके नैतिकता का हमेशा परीक्षण करे, आचार व्यवहार का परीक्षण करे। उसके अलावा इसका एक और विशेष काम था, इसने अलाउद्दीन के समय में जारी की गई बहुत सारी कठोर नीतियों को इसने उदार बना दिया। जैसे कि भूमि की माप की जो विश्वा प्रणाली थी उसको इसने समाप्त कर दिया। विश्वा प्रणाली के स्थान पर इसने बटाई व्यवस्था को स्थापित किया। बटाई व्यवस्था के अंतर्गत इसने जो अलाउद्दीन के समय 50% राजस्व लिया जाता था उसके स्थान पर इसमें राजस्व की जो बात किया इसने 1/3 कर दिया, 1/3 राजस्व लेने की बात की। और साथ में ऐसा भी कहा कि किसी भी इक्ते में एक वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा 1/10 से लेकर 1/11% की ही वृद्धि की जाए, उससे ज़्यादा वृद्धि ना की जाए, और यदि अकाल पड़ गया है तो पूरी तरह से राजस्व को माफ़ भी किया जाए। और इस प्रकार से उसकी मध्यम मार्गीय नीति गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पूर्ववर्ती अलाउद्दीन की कठोर नीतियों के स्थान पर मध्यम मार्गीय नीति अपनाई। और उसके लिए एक विशेष शब्द का प्रयोग मिलता है रस्म मियाना नामक नीतियाँ, जो मध्यम मार्गीय नीतियाँ या कम कठोर या मात्र कुल मिला के मान के चला जाए उदार नीतियों का प्रयोग किया। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं इसके कुछ अभियानों के बारे में। इसने सबसे पहले अभियान इसने चूँकि जो था सबसे पहले इसने तेलंगाना अभियान के लिए जोना खां को 1321 में भेजा। ऐसा इसलिए उसको करना पड़ा कि अलाउद्दीन खां की मृत्यु के बाद में तेलंगाना स्वतंत्रता पूर्व व्यवहार करने लगा था और कर को देने से मना कर रहा था। तो जोना खां गया, लेकिन जोना खां मतलब कि MBT आगे देखेंगे आप, लेकिन इस बार वह असफल हुआ अभियान में। 1323 में एक बार पुनः वह तेलंगाना के या वारंगल के विरुद्ध अभियान के लिए भेजा जाता है। और इस बार जोना खां ने एक बहुत सुनियोजित योजनापूर्ण तरीके से प्रताप रुद्रदेव को हरा देता है और गिरफ्तार करके बंदी बना के कहाँ भेजता है, वह उसको दिल्ली में भेजता है। प्रताप रुद्रदेव को गयासुद्दीन तुगलक के पास में भेजता है। उसके बाद में एक अगला अभियान के लिए इसने गयासुद्दीन ने जोना खां को एक बार अपने बेटे जोना खां को पुनः भेजता है, जाजनगर का अभियान। जाजनगर जो कि उड़ीसा में स्थित है, और इसके अभियान के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वह राजमुंदरी के अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। इससे अभियान क्यों करना पड़ा, क्योंकि यह इसका शासक जो था भानुदेव जो था उसने प्रताप रुद्रदेव की मदद की थी। उससे बदला लेने के लिए, इसको सबक सिखाने के लिए इसको उड़ीसा पे यह आक्रमण, जाजनगर पर आक्रमण करना पड़ा। राजमुंदरी के अभिलेख में इसमें विजय प्राप्त होती है, जोना खां को विजय प्राप्त होती है, और इस अभिलेख में जोना खां को दुनिया की खान की उपमा दी जाती है। आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में एक अगला अभियान, जब यह जाजनगर के अभियान में व्यस्त था उसी समय बंगाल में विद्रोह हो जाता है और गयासुद्दीन बहादुर नाम का एक सेना नायक रहता है, वो विद्रोह कर देता है और वहाँ पे स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार कर देता। समय था यह 1324 का। 1324 में विद्रोह होता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए गयासुद्दीन तुगलक स्वयं जाता है और विद्रोह को दबाता है। और वहाँ से जब वापस लौटता है तो उत्तरी बिहार में तिरहुत और मिथिला नामक स्थान पर, जो कि नेपाल की तराई के इलाके हैं, नेपाल और उत्तरी बिहार का क्षेत्र है, तो तिरहुत नामक स्थान पर क्या होता है, तिरहुत और मिथिला नामक स्थान पर वह पुनः आक्रमण करता है। और वहाँ के शासक हरि सिंह को क्या है, दिल्ली सल्तनत में हराकर तिरहुत को दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। यह बात है 1324 और 1325 की। इसके बाद में यह यहाँ से वापस आता है और वापस आते समय दिल्ली के निकट कुछ किलोमीटर पहले, कुछ दिल्ली के पास में ही अफगानपुर नामक जगह पर यह अपना विश्राम स्थल बनाता है और वहाँ पे जोना खां इसकी अगवानी के लिए आता है। और अफगानपुर में इसके अगवानी के लिए, इसके विश्राम के लिए एक लकड़ी का महल बनवाया जाता है।
लकड़ी का महल। और यहीं से जो अफ़गानपुर से ही ये आपका जो गयासुद्दीन तुगलक है वो निज़ामुद्दीन औलिया को संदेश भिजवाता है कि जाके उनसे कह देना कि मेरे आने के पहले या तो खुसरो शाह द्वारा दिए गए 5 लाख रुपए को वापस करें या तो दिल्ली को छोड़ दें। ऐसी खबर ऐसा भिजवाता है। तब यहाँ पर निज़ामुद्दीन औलिया ने वो उस दूतवाहक से यह संदेश भेजा, बोला कि जो आपके आगे ये जो बात किया कि हनूज दिल्ली दूर अस्त, दिल्ली अभी दूर है, ऐसा कह देना। तो और उसके बाद होता क्या है, इस बीच में क्या होता है कि यहाँ पर एक बिजली गिरती है, कुछ बातें होती हैं कि अचानक अफ़गानपुर का जो लकड़ी का महल है विश्राम करते हुए गयासुद्दीन के ऊपर गिर जाता है और गिरने के पश्चात में क्या है, इसकी मृत्यु हो जाती है। इब्न बतूता बोलता है कि यह जोना खां का षड्यंत्र था, जबकि इस समय के अन्य इतिहासकार जैसे कि बर्नी हुआ, इसामी हुआ और फरिश्ता हुआ, इन लोगों ने इसे मात्र एक दुर्घटना कहा। इब्न बतूता कहता है कि हाथियों के द्वारा धक्का देकर जानबूझकर जोना खां के द्वारा इस महल को, लकड़ी के महल को उसको गिराया गया और सल्तनत की सत्ता पर कब्जा करने की साजिश थी। लेकिन बात चाहे जो कुछ हो, कुछ लोग इसे निज़ामुद्दीन औलिया का श्राप भी मानते हैं। बात चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे इसके बाद में सत्ता जो है MBT मोहम्मद बिन तुगलक के हाथ में आ जाती है। जोना खां जो कि 1325 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत को अपने हाथ में लेता है मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। इसके बारे में जो विशेष जानकारी, इसके प्रशासन के बारे में विशेष जानकारी है वह है इब्न बतूता, जो कि मोरक्को का यात्री था। इब्न बतूता वह इसके दरबार में आया था और इसको अपने MBT ने इसे अपने काजी के पद पर नियुक्त कर दिया, न्यायिक पद पर नियुक्त कर दिया। तो इसने एक किताब लिखी थी, किताबुल रहला से इसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होती है। और रहला में इब्न बतूता बोलता है कि यह जो है यह एक नेक चरित्र, अत्यधिक विनम्र और नेक चरित्र वाला व्यक्ति था MBT, और हमेशा सच्चाई के लिए तत्पर रहने वाला व्यक्ति था। इब्न बतूता की ये कोटेशन है। जबकि इसके अतिरिक्त जबकि बर्नी क्या कहता है, बर्नी वो कहता है विपरीत गुणों का मिश्रण वह सृष्टि का आश्चर्य। बर्नी कहता है विपरीत गुणों का मिश्रण और सृष्टि का आश्चर्य, और एल्फिस्टन कहता है पागलपन का अंश समाहित है। MBT में कुछ पागलपन का अंश समाहित था, एल्फिस्टन बोलता है। कई बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। उसके अलावा आपका इसामी कहता है वह खूनी एवं रक्त पिपासु था, वह खूनी एवं रक्त पिपासु था। ठीक है, ये कोटेशन आप देख लेंगे, इब्न बतूता का, बर्नी का, एल्फिस्टन का और इसामी का, किसने क्या उपमा दी। कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं MBT के व्यक्तित्व के बारे में, उसकी उपलब्धियों और उसकी योजनाओं के बारे में। तो यहाँ से शुरुआत होता है उसका प्रशासनिक संगठन। प्रशासन करने के लिए उसने सबसे पहले अपने जीवन काल में बहुत सारे निर्णय लेता है। अपने जीवन में प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए निर्णय लेता है। जैसे कि उसने कई योजनाएं बनाई और उन योजनाओं को उसने लागू किया। लेकिन ये अलग बात है कि वो योजनाएं जो थी उतने जो आशान्वित जो लक्ष्य था उसको प्राप्त नहीं कर सकी और उनको असफल माना जाता है। पहले योजनाओं के बारे में देखते हैं, फिर उसका मूल्यांकन करते हैं। योजनाओं में जो है सबसे पहले दोआब में कर वृद्धि। 1325 ईस्वी में दोआब में कर वृद्धि की गई। गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में जो कर को बढ़ाकर, बर्नी ने कितना बोलता है कि यहाँ पे कर को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 10 गुना कर दिया गया, बर्नी ने कहा। जबकि इसामी आदि जो बदायूनी कहता है 10 से 20 गुना कर दिया गया। तो ये जो है दोआब में कर वृद्धि की गई। लेकिन कर वृद्धि करने के साथ ही 1-2 साल बाद अगले साल वर्ष से ही अकाल पड़ जाता है और अकाल पड़ जाने के कारण अगले 7 वर्ष तक अकाल ही रहता है। तो एक तरह से यह योजना जो होती है लागू करने के साथ ही सब एक बात प्रश्नवाचक चिन्ह में आ जाती है और समाप्त होने मृत प्राय हो जाती है। ठीक है, तो दोआब में कर वृद्धि 1325 ईस्वी। उसके बाद में राजधानी में परिवर्तन की एक योजना बनाता है मोहम्मद बिन तुगलक। MBT का मानना ये था क्यों ना यहाँ पे दिल्ली दक्षिण से बहुत दूर है, क्यों ना राजधानी क्या होना चाहिए, बीचों बीच होना चाहिए। तो वह यहाँ पर एक स्थान था देवगिरी, जिसको कि उसने दौलताबाद नाम दिया था। देवगिरी में राजधानी परिवर्तन करना चाहा। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि मंगोलों के भय के कारण भी वह देवगिरी या दौलताबाद जाना चाहा या देवगिरी में राजधानी परिवर्तन किया। और कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि दिल्ली के लोग उसके लिए बहुत ही निंदा करते थे उसकी, और निंदनीय पत्र लिखा करते थे। इस कारण दिल्ली के लोगों को सबक सिखाने के लिए उसने राजधानी परिवर्तन किया।
हालांकि मत चाहे जो हो, लेकिन यह मत सर्वाधिक उपयुक्त है कि दिल्ली बीचों बीच पूरे क्षेत्र के, अपने प्रशासन के क्षेत्र के पूरे बीचों बीच में राजधानी लाने के लिए ही उसने राजधानी परिवर्तन किया होगा। तो उसने 1326 से लेकर आपका 27 में राजधानी परिवर्तन करता है। दिल्ली से 700 मील दूर दौलताबाद राजधानी को ले जाता है, लेकिन बाद में उसको अपनी गलती का एहसास होता है कि यहाँ गलत राजधानी को ले आए हैं, और वह राजधानी को पुनः वापस दिल्ली ले जाता है। यहाँ पे उसमें कुछ चूक या कुछ खामियां, तो कुछ चूकें तो हुई उसको, उसके एमबीटी से। उसको सबसे पहले क्या है, व्यापारियों को, व्यवसायियों को और अन्य जो बड़े दरबारियों को यहाँ पर लेकर आना चाहिए था, फिर आम जनता को यहाँ पर लेकर आना चाहिए था। उनके लिए आम जनता की ज़रूरत और उसके हिसाब से काफ़ी पूरी व्यवस्था पहले करना था, उसके बाद में आम जनता को यहाँ पर लाकर बसाना था, तो आराम से राजधानी परिवर्तन को स्वीकार कर लिया जाता। लेकिन अभी ऐसी स्थिति में राजधानी परिवर्तन को स्वीकार करना आसान नहीं था। उसके बाद में आगे देखेंगे, राजधानी परिवर्तन के बाद में अगला तीसरा जो ये सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और मुद्रा में सुधार। मुद्रा में सुधार के लिए इसने दुकानी नामक एक नई मुद्रा चलाई। इसके अलावा स्वर्ण मुद्रा के रूप में दिनार नामक मुद्रा चला करती थी, और चांदी की मुद्रा एक चलती थी आपका अदली। इसने अपने बड़े बड़े सैनिक अभियानों में होने वाले खर्च को ध्यान में रखते हुए इसने क्या किया कि जो चांदी के स्थान पर इसने तांबे व कांसे की सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन को मान्यता प्रदान कर दी। तो हुआ ऐसा कि यहाँ पर इसमें क्या करना होता, जिले इलाही करके बस लिखा रहता था, और चांदी के स्थान पर तांबे या कांसे की मुद्रा की मान्यता स्वीकार कर लिया, ताकि इस चांदी का उपयोग बड़े बड़े जो वो हैं, बड़े बड़े सैनिक अभियान हैं, उनको चलाने के लिए किया जा सके। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि घर घर टकसालें खुल गई, टकसालों पर नियंत्रण नहीं रहा और घर घर टकसालें खुल गई, और यहाँ पे लोग बाग तांबे और कांसे की मुद्राओं को अपने घर में बनाकर बाजार में लाने लगे, जिससे कि यह मुद्रा, उसकी जो सोच तो सही थी, लेकिन यह असफल हुई। जिस सोच को लेकर ये शुरू किया गया था वह भी असफल रहा। उसके बाद में सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन के तीसरी योजना के बाद में चौथी योजना आती है खुरासान का अभियान। एमबीटी जो था वह मध्य एशिया खुरासान जो कि मध्य एशिया में है, मध्य एशिया में अपने प्रभुत्व को स्थापित करना चाहता था, और उसके लिए उसने सोचा था कि 1 वर्ष के भीतर मैं यहाँ पर खुरासान में अभियान करूँगा, और इसके लिए उसने 3,70,000 की एक बड़ी सेना ली, और एक बड़ी सेना को क्या किया, अग्रिम वेतन और भत्ते प्रदान कर दिए। लेकिन होता ऐसा है, समय बदलता है और मध्य एशिया की राजनीतिक स्थितियों में परिवर्तन आता है, और वहाँ पर एमबीटी के हस्तक्षेप के लिए कोई जगह नहीं बचती, और खुरासान का अभियान क्या होता है, स्थगित करना पड़ता है। तो इतनी बड़ी सेना को जो दिया हुआ वेतन था, वह वेतन डूब जाता है, उसको अत्यधिक आर्थिक हानि और क्षति का सामना करना पड़ता है। खुरासान का अभियान ये भी असफल होता है। एक अभियान उसने किया चीन के पास में तिब्बत को जीतने के लिए, कराचिल का अभियान जो किया 1337-38 के समय का अभियान माना जाता है। एमबीटी को इस अभियान में सेना को भेजते समय होने वाले मौसम परिवर्तन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, और जो तिब्बत के समय जो मौसम परिवर्तन होता है, जलवायु परिवर्तन होता है, तो अत्यधिक ठंड के कारण भेजी गई जो सेना थी वह समाप्त हो जाती है। और बर्नी तो यहाँ तक कहता है कि मात्र 3 लोग बचकर आए। तो एक यह बहुत ही ज़्यादा ये कराचिल का अभियान एक बहुत ही ज़्यादा अदूरदर्शी योजना थी, जिसमें कि आगे की जलवायु, मौसम आदि को ध्यान में रखकर यह अभियान नहीं किया गया, और अपनी पूरी सेना को अपनी मूर्खता के कारण नष्ट कर दिया गया। तो इस प्रकार की ये जो अभियान है, दोआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान का अभियान और कराचिल का अभियान, ये सभी अभियान जो हैं, ये सभी अभियान पूरी तरह से असफल साबित हुए। इनको पूर्णतः असफल कहना भी इसके साथ न्याय नहीं होगा, क्योंकि यह दूर की दृष्टि से एमबीटी ने जो इसको स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया था, बहुत दूरदर्शिता के पूर्ण और बहुत दूर परिणामों के आधार पर ही इसको प्रारंभ किया था। लेकिन क्या हुआ कि अचानक होने वाली स्थितियों में परिवर्तन और कुछ छोटी छोटी भूलों के कारण ये योजनाएं क्या हुई, असफल हुई। लेकिन इसे यदि देखा जाए तो इसमें कहीं ना कहीं इन सभी योजनाओं में एमबीटी की दूरदर्शिता की झलक दिखाई भी देती है।
आगे देखते हैं इसके समय में कुछ और काम जो है। इसने सबसे पहले अकाल पीड़ितों के लिए अकाल पीड़ितों के लिए इसने सहायता शिविर खोले। अकाल पीड़ितों का सभी का एक रजिस्टर बनवाया, सबके नाम लिखे, सबको शासन की तरफ से सेवाएं प्रदान किया। इसने उनके लिए तकाबी ऋण, आया हुआ क्वेश्चन है, तकाबी ऋण और शोधन ऋण। तकाबी ऋण, अकाल पीड़ितों के लिए तकाबी ऋण जारी किए। उसके अलावा जो है आपका शोधन ऋण भी जारी किए, ताकि किसान लोग नए कुएं खोद सकें, नए बीज ले सकें, हल ले सकें। और उसके जिससे कि शोधन ऋण इसलिए जारी किए कि किसानों को यदि आर्थिक सहायता मिलेगी तो किसानों की जो उन्नति होगी वह अत्यधिक होगी, उससे उत्पादन अधिक होगा, उत्पादन से राजस्व की बढ़ोतरी अत्यधिक होगी। ठीक है, तो शोधन ऋण और तकाबी ऋण जारी करने का मतलब ये था कि रूट स्तर पर रहने वाले जो किसान, मजदूर और जो लोग हैं, आवश्यकता ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको सहायता प्राप्त हो सके। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली में एक समय पे, उस समय पे अकाल महामारी का आक्रमण होता है, महामारी होती है। और महामारी के समय में एमबीटी दिल्ली छोड़कर 2 वर्ष के लिए कन्नौज जाकर निवास करता है। कन्नौज में उसके लिए एक नगरी बसाई जाती है, स्वर्गद्वारी, उसका नाम था स्वर्गद्वारी। स्वर्गद्वारी से जब वह 2 साल बाद वापस आता है तो वहाँ पर वापस आता है तो एक बार पुनः किसानों की उन्नति के लिए वह फिर से प्रयास करता है, शोधन ऋण जारी करता है। सभी किसानों के 70 लाख टका तक शोधन ऋण जारी किया गया, लेकिन उसकी वैसी वापसी नहीं हो पाई। किसानों के कल्याण के लिए उसने अमीर ए कोही नामक विभाग की भी स्थापना किया, अमीर ए कोही नामक विभाग किसानों के कल्याण के लिए। इसके अलावा जो है आपका 1326-27 के समय की मैं बात करने जा रहा हूं, जिसमें कि एक बार मंगोलों का आक्रमण हुआ। मंगोलों का जो आक्रमण होता है अलाउद्दीन तर्माश्री के नेतृत्व में होता है। मंगोलों का आक्रमण अलाउद्दीन तर्माश्री के नेतृत्व में हुआ, लेकिन इसमें जो है जल्दी ही इसमें क्या है, बिना लड़ाई किए, बिना युद्ध किए यह अलाउद्दीन तर्माश्री वापस लौट जाता है। ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि इसने जो एमबीटी है उसने बिना युद्ध किए इसको पैसे देकर वापस कर दिया, इसको हर्जाना देकर वापस कर दिया, है ना। ये कहीं ना कहीं एमबीटी की वीरता और सैनिक योग्यता पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करता है। मंगोलों का आक्रमण 1326 से 27। उसके बाद में एक अगला जो है, एक आक्रमण उसने किया था आपका नगरकोट की विजय पर। 1337 ईस्वी में कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में नगरकोट नामक जो मस्जिद है, देवी माँ का मस्जिद है, उस पर इसने आक्रमण किया और मंदिर को तहस नहस कर दिया। और उसके बाद में क्या रहा, तहस नहस करने के बाद में वहाँ से बहुत सारी जो पुस्तकें थी उसको लेकर आया और अपने वहाँ पर पुस्तकालय में रख लिया। तो ये जो है स्थितियाँ इसके कुछ विजयों के बारे में, कुछ कार्यों के बारे में। इसके बाद में आपको मैं बता दूं कि पूरी सल्तनत काल में सर्वाधिक सबसे बड़ा जो शासन था, सबसे बड़ा शासन जो इसको प्राप्त हुआ था वह एमबीटी का ही सबसे बड़ा शासन था। लेकिन एक दूसरा विरोधाभास, दूसरा पक्ष यह भी है कि इस सबसे बड़े शासन में सर्वाधिक जो विद्रोह हुआ, 22 विद्रोह भी जो हुए इसी के समय में हुए। आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सर्वाधिक विद्रोह सल्तनत में किसके समय में हुए, आपका एमबीटी के समय में हुए। और इवन यहाँ तक आपको विजयनगर और बहमनी भी इसी के समय ही स्वतंत्र हुए। 1336 ईस्वी में विजयनगर और 1347 ईस्वी में बहमनी, 2 अलग राष्ट्र के रूप में यह निकल कर सामने आते हैं। उसके अतिरिक्त जो है यदि देखा जाए तो यदि इसके स्वयं के व्यक्तित्व की बात किया जाए, यह बहुत ही सहिष्णु व्यक्ति था। इसने हिंदुओं और मुसलमानों में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं किया। इसके दरबार में जैन विद्वान एक जिन प्रभु सूरी रहा करते थे और साथ में एक राजशेखर नाम का विद्वान भी रहा करता था। इसने साईराज नामक व्यक्ति को क्या है अपना मंत्री नियुक्त किया और इसने रतन नामक हिंदू को उत्तर पश्चिमी सीमा सिंध का उत्तर पश्चिम में सिंध का राज्यपाल नियुक्त किया। तो इन तथ्यों से पता चलता है कि वह स्वयं में एक सहिष्णु और उदारवादी, समतावादी शासक था। लेकिन उसके अलावा यदि देखा जाए तो उसने यदि अपने मुस्लिम धर्म के लिए के बारे में यदि बात की जाए तो उसके लिए 2 चीज़ें आप याद रखिए, अजमेर और बहराइच। एमबीटी पहला शासक था, जो पहला तुर्क सल्तनत का पहला शासक सुल्तान था जिसने कि अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जाकर माथा टेका और साथ में बहराइच की सालार मसूद गाजी की दरगाह पर जाकर भी उसमें गया और वहाँ पर भी उसने अपना पूजा अर्चना जो था माथा टेका, पूजा अर्चना की। इस्लाम में यदि अपन खलीफा के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग में वह खलीफा को स्वयं को उसने खलीफा घोषित कर दिया, स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया। लेकिन उलेमाओं का विरोध हुआ
खलीफा घोषित करके उसने अमीरुल मोमिनीन को उपाधि धारण कर ली, मैं ही खलीफा हूँ। लेकिन उलेमाओं ने, काजियों ने उसका विरोध किया। काजियों के विरोध के पश्चात में उसने फिर क्या है, उसने फिर से खलीफा के पास में अपने खलीफा से अपने आप को मान्यता प्राप्त किया। और ये बात है आपका 1343 की, खलीफा से मान्यता प्राप्त करने की। 1344 में 44 में खलीफा का एक दूत हाजी सईद जो है दिल्ली दरबार में आते हैं, और इस दिल्ली दरबार में हाजी सईद का भव्य स्वागत होता है, और भव्य स्वागत होता है। और उसके बाद में 1351 ईस्वी में विद्रोहों का थट्टा ध्यान रखिएगा, थट्टा में विद्रोह का दमन करते समय 1351 ईस्वी में 1351 एमबीटी की मृत्यु हो जाती है। 1351 ईस्वी में थट्टा में विद्रोह इसकी मृत्यु हो जाती है, और वहीं पर थट्टा में ही इसकी मृत्यु के जस्ट उसके भाई फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक किया जाता है। थट्टा में ही फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक होता है, और वह विद्रोह को फिर दबाया जाता है। इस प्रकार जैसे इसकी मृत्यु होती है, बदायूनी इसके लिए शब्द कहता है कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। बदायूनी का कोटेशन है, राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। इस प्रकार से एमबीटी के लिए ये बातें कही जाती हैं। लेकिन एमबीटी ने बहुत सारे अच्छे कार्य किए, ये बात अलग है कि वह समय के से कई गुना, उसकी सोच जो थी उस समय से कई वर्षों आगे थी। उसने दिल्ली में आदिलाबाद नामक किला बनवाया, जहाँ पनाह नामक नगर बसाया, जहाँ पनाह नामक नगर चौथी दिल्ली बसाई। उसके अलावा इसने कई मदरसे एवं पुस्तकालयों का भी निर्माण किया। जो नगरकोट से पुस्तकें लाई थी उस पुस्तकालय में रखवाया। इसके अतिरिक्त जो है, इसके दरबार में हमेशा 1200 गायक रहा करते, जो कि गायन की शिक्षा दिया करते थे। साथ ही इसके दरबार में जो थे, इसके यहाँ पर दरबार में सुल्तान के यहाँ पर 400 जुलाहे रहते थे, जो कि रेशमी वस्त्र बनाया करते थे। तो इसके तात्पर्य क्या है, साहित्य के क्षेत्र में भी उन्नतिशील था, ये साहित्य के क्षेत्र में भी इसकी रुचि थी। गायक होने का मतलब है गायन विद्या में भी, संगीत में भी इसकी रुचि थी। उसके अलावा जो 400 दरबार रेशमी 400 जुलाहे रेशमी वस्त्र बुनते थे, मतलब कि कुछ छोटे छोटे कुटीर कारखानों में भी इसकी रुचि थी। तो एक एमबीटी एक बहुत ही उदार व्यक्तित्व वाला, एक सहिष्णु व्यक्तित्व वाला, बहुत ही दूर की सोच रखने वाला और सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक था। दूर की सोच रखने वाला शासक था, जिसकी उस सोच को वह अन्य लोगों ने समझ नहीं सके। ठीक है, लेकिन फिर भी उसे विपरीत गुणों वाला, मिश्रण वाला इसे कहा जाता है। किसने कहा? बर्नी ने कहा। तो अभी तक केवल आपका एमबीटी तक की बातें तुगलक वंश में। अगले वीडियो में हम, या अगली क्लास में हम जो बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक, सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में। ठीक है, तब तक इन चीज़ों को अच्छे से देखिए। धन्यवाद।